डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि पिछले लेक्चर की जो है जिसमें हमने ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा था तो वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज भी किए, एक दो चीज़ें पूछी मुझसे, तो मुझे अच्छा लगा कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपका इंटरेस्ट है इस चीज़ में। तो मैंने उनको एक्सप्लेन भी किया मैसेज करके, उनको वॉइस मैसेज के ज़रिए। तो इंशाल्लाह आगे हम कंटिन्यू करेंगे। देखें, ये व्हाट्सएप पे आपको लेक्चर भेजना, इसका एक बेनिफ़िट आपको ये है कि आप ये लेक्चर बार बार सुन सकते हैं। आपके पास रिकॉर्ड है, कहीं से नहीं समझ आई वो चीज़ दोबारा सुन ली, बार बार रिपीट कर सकते हैं। क्लास में तो मैं लेक्चर लूँगा, पढ़ाता हूँ तो एक दफ़ा पढ़ाता हूँ, आपके क्वेश्चन का सवाल का जवाब मैं एक दफ़ा दूँगा, अगले दिन नया टॉपिक होगा। लेकिन ये एक टॉपिक आप बार बार पढ़ सकते हैं, ये आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। तो मुझे मतलब खुशी है कि चले मैं आपके नॉलेज में इजाफ़ा कर पा रहा हूँ, और ये भी खुशी है कि आप लोग इंटरेस्ट लेते हैं। और ग्रुप में जितने भी बच्चे हैं, मोस्टली बच्चों ने लेक्चर पढ़ा होता है, मैं उम्मीद करता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनिंग आंसरिंग हमसे किया करें। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो न्यू है, वो है ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। प्लांट्स पे हमने पढ़ा था, तो इसी तरह जैसे प्लांट्स की क्लासिफिकेशन थी, मीज़ोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स, तो एनिमल की भी क्लासिफिकेशन होती है। अगर हम एनिमल की क्लासिफिकेशन की बात करें तो दो तरह के एनिमल्स हैं, दो तरह के ग्रुप्स हैं। एक हैं ओस्मो कन्फर्मर्स और दूसरे हैं ओस्मो रेगुलेटर्स। अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, हमने एनवायरनमेंट की बात की थी, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। तो कुछ एनिमल्स तो ऐसे हैं ना जिनका अंदरूनी माहौल बाहर जैसा होता है, आइसोटोनिक। तो फिर जब आइसोटोनिक माहौल होगा तो उनको एडजस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनका बाहर जैसा माहौल है, तो उनको कोई परेशानी नहीं है। परेशानी तब होती है जब बाहर का माहौल और अंदर का माहौल डिफरेंट हो, तो फिर जो चीज़ माहौल के बाहर ज़्यादा होती है वो अंदर आना शुरू हो जाती है। अगर बाहर नमकियात ज़्यादा हैं, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है, तो नमकियात अंदर आना शुरू हो जाएंगे। बाहर अगर पानी ज़्यादा है, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है, पानी अंदर आना शुरू हो जाएगा। पर चूंकि बाहर का माहौल आइसोटोनिक है अगर, तो फिर उनको परेशानी नहीं है। तो ओस्मो कन्फर्मर उन एनिमल्स को कहते हैं जिनका इंटरनल इन्वायरमेंट बाहर वाली इन्वायरमेंट के सिमिलर होता है, इसलिए फिर उन्हें एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो दूसरा ग्रुप है वो हैं ओस्मो रेगुलेटर्स। ओस्मो रेगुलेटर्स वो एनिमल्स हैं जिनका अंदरूनी माहौल बाहर से डिफरेंट होता है, फिर उनको एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि अंदर वाला माहौल बाहर जैसा नहीं है। तो अगर बाहर जो चीज़ आपको बताया, जो भी सब्सटेंस बाहर ज़्यादा होगा वो बॉडी के अंदर दाखिल होना चाहता है। बाहर अगर साल्ट ज़्यादा होंगे तो साल्ट अंदर आएंगे, बाहर अगर पानी ज़्यादा होगा तो पानी अंदर आएंगे। तो फिर उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट क्या करनी पड़ेगी? अगर बाहर साल्ट ज़्यादा है और अंदर आएंगे तो उनको साल्ट खारिज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 मैंने लिखा है कि दे विल रिमूव साल्ट इन हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। यानी अगर इन माहौल हाइपरटोनिक है, बाहर साल्ट ज़्यादा है, साल्ट अंदर आने लग गए हैं, तो वो फिर साल्ट खारिज करेंगे। और अगर बाहर पानी ज़्यादा है यानी हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है, तो मैंने दूसरे पॉइंट पे लिखा है कि दे विल रिमूव वाटर इन हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी खारिज करेंगे। तो ओस्मो कन्फर्मर्स को ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनका अंदरूनी माहौल बाहर जैसा है। और ओस्मो रेगुलेटर्स का चूँकि अंदरूनी माहौल बाहर से डिफरेंट है, तो उनको ऐसा करना पड़ता है। अगर बाहर साल्ट ज़्यादा हैं तो साल्ट खारिज करने पड़ते हैं, क्योंकि वो अंदर आ रहे होते हैं। और अगर पानी बाहर ज़्यादा है यानी हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है, फिर उनको पानी खारिज करना पड़ता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। दो तरह की ही एनिमल्स होते हैं, ओस्मो कन्फर्मर्स भी होते हैं, ओस्मो रेगुलेटर्स भी होते हैं। अब हम एनवायरनमेंट्स की अगर हम बात कर लें, जानवर किस किस माहौल में रहते हैं, तो आपको पता है ज़मीन का 70% हिस्सा पानी है।
तो ज़्यादातर जानवर तो पानी में रहते हैं। और अगर हम पानी की बात करें तो ज़्यादातर पानी तो समंदरों का पानी है, दरियाओं का, नदियों का। तो ये पानी तो थोड़ा सा है, पूरे पानी का 97% कह लें आप समंदर ही हैं। ये 1 से 2% जो पानी है वो दरियाओं का, नदियों का है, या ये जो बर्फ़ है पहाड़ों पे। ज़्यादातर जो 95+% है पानी की वो समंदरी पानी है। अब समंदरी पानी को हम मैरीन वाटर भी कहते हैं। अब मैरीन वाटर में क्या करते हैं जानवर? अब पहले पॉइंट पे मैंने लिखा है कि ऑल इनवर्टिब्रेट्स आर ओस्मोकन्फर्मर्स। इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। तो वो तमाम जानवर जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं है वो ओस्मोकन्फर्मर्स हैं। मीन्स के उनका अंदरूनी माहौल मैरीन वाटर जैसा है। तो जाहिर है फिर जब उनका अंदरूनी माहौल मैरीन वाटर जैसा है, उनको एडजस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं, तो इनवर्टिब्रेट्स को परेशानी कम होती है। अगर हम बात करें वर्टिब्रेट्स की, तो वर्टिब्रेट्स जो हैं उसमें उन्होंने मिसाल दी हैग फिशेस। सेकंड पॉइंट पे मैंने लिखा है हैग फिशेस, ये ओस्मो रेगुलेटर हैं। अब पीछे हमने डेफिनेशन पढ़ ली ना, ओस्मो रेगुलेटर वो होते हैं जो एडजस्ट करते हैं। अगर हाइपरटोनिक माहौल होगा तो साल्ट खारिज करेंगे, अगर हाइपोटोनिक माहौल होगा, पानी ज़्यादा होगा माहौल में, तो वो पानी खारिज करेंगे। अब देखें समंदरी पानी जो है, देखने में तो कह रहे हैं हम बहुत ज़्यादा पानी, पर उसमें साल्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो समंदरी पानी वाला जो माहौल है वो ज़्यादातर जानवरों के लिए हाइपरटोनिक माहौल है। इनवर्टिब्रेट्स के लिए वो आइसोटोनिक माहौल है, इसलिए वो उसमें कन्फर्मर बन जाते हैं। और वर्टिब्रेट्स के लिए वो हाइपरटोनिक माहौल है। और आपको बताया था पीछे डेफिनेशन में हमने कि हाइपरटोनिक माहौल में जानवर क्या करता है, वो साल्ट खारिज करता है, क्योंकि बाहर साल्ट समुद्री पानी में नमकियात ज़्यादा होते हैं, तो फिर जानवर को वहाँ रहने के लिए साल्ट ही खारिज करने पड़ते हैं। तीसरे पॉइंट में फ़िशेस के बारे में बताया, कार्टिलेजिनस फिशेस, ये भी साल्ट खारिज करती हैं। कैसे? दे रिमूव एक्स्ट्रा साल्ट्स बाय देयर किडनीज थ्रू गिल्स। कि इनके किडनीज़ क्या करते हैं, एक्स्ट्रा साल्ट्स को अलहदा कर देते हैं, और फिर वो एक्स्ट्रा साल्ट गिल्स के ज़रिए बॉडी से बाहर। गिल्स फिशेस का वो हिस्सा है जहाँ से वो सांस लेते हैं। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, रेस्पिरेशन इन फिशेस में, 13 चैप्टर में। और इनके अंदर एक स्पेशल ग्लैंड भी होता है जिसका नाम है रेक्टल ग्लैंड। तो रेक्टल ग्लैंड के ज़रिए भी साल्ट खारिज करते हैं। कुछ फिशेस ऐसी होती हैं जैसे शार्क्स वगैरह, वो अपने अंदर एडजस्टमेंट करती हैं। देखें एडजस्टमेंट इनको भी करनी पड़ रही है, ये भी ओस्मो रेगुलेटर, पर उनकी एडजस्टमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है। उनकी एडजस्टमेंट क्या है? दे मेक इंटरनल एडजस्टमेंट, फोर्थ पॉइंट में लिखा है, बाय इंक्रीजिंग सलूट। वो बॉडी के अंदर सलूट्स बढ़ा लेती हैं, साल्ट्स बढ़ा लेती हैं, जैसे यूरिया वगैरह। तो जब बॉडी अंदर कंसनट्रेटेड ही है तो फिर बाहर से साल्ट अंदर कम आते हैं। है ये एक किस्म की एडजस्टमेंट। इसको आपने ओस्मो कन्फर्मर में नहीं लिखना। ओस्मो कन्फर्मर तो कुछ भी नहीं ना करते, क्योंकि अंदर बाहर एक जैसा है। इन्होंने अंदर बाहर का थोड़ा डिफरेंट रखना होता है। तो अंदर एडजस्टमेंट क्या करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अंदर वाला माहौल समंदरी पानी जैसा कर लें, नहीं, अंदर साल्ट ही बढ़ाते हैं ये शार्क्स वगैरह, लेकिन वो यूरिया वगैरह बढ़ाती हैं। उससे क्या होता है, अंदरूनी माहौल भी हाइपरटोनिक हो जाता है, तो इसलिए साल्ट फिर अंदर नहीं आते। पर चूँकि ये जो यूरिया है ये एक नाइट्रोजनस वेस्ट भी है, ये टॉक्सिक होता है। तो फोर्थ पॉइंट में दूसरी लाइन के एंड पे लिखा है, फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट यूरिया। इनमें एक केमिकल होता है जिसे हम कहते हैं ट्राईमिथाइल अमीन ऑक्साइड, ये बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ये शार्क्स वगैरह जो हैं इनकी बॉडीज़ में, इनका जो अक्सर लोग ये जो शिकार वगैरह करते हैं तो शार्क वगैरह भी लोग खाते हैं, समुद्री इलाकों में रहने वाले लोग जो हैं इर्द गिर्द। तो इसके गो से स्मेल आ रही होती है। वो स्मेल किस चीज़ की होती है? वो यूरिया की होती है, क्योंकि इन्होंने पूरी बॉडी में अपने यूरिया इकट्ठा किया होता है। फिर है बोनी फिशेस। बोनी फिशेस ज़ाहिर है आपको बताया हाइपरटोनिक माहौल है, समंदरी पानी है, तो बोनी फिशेस क्या करेंगी? फिफ्थ पॉइंट में लिखा है, बोनी फिशेस आल्सो रिमूव्स एक्स्ट्रा साल्ट्स बाय प्रोड्यूसिंग कंसनट्रेटेड यूरिन। ज़ाहिर है जो पेशाब खारिज करेंगी, यूरिन खारिज करेंगी, कंसनट्रेटेड होगा, यानी उसमें साल्ट ज़्यादा होंगे, पानी कम होगा। तो ये मेरीन इन्वायरमेंट थी। मेरीन इन्वायरमेंट में जानदार की कोशिश होती है कि वो पानी को बचाए, एक्स्ट्रा साल्ट खारिज करे। हाँ, जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनका अंदरूनी माहौल ही मेरीन जैसा है, इसलिए उन्हें टेंशन नहीं, उन्हें कोई परेशानी नहीं, वो एडजस्टमेंट नहीं करते। नेक्स्ट है फ्रेश वाटर।
अब फ्रेश वाटर जो माहौल है ये हाइपोटोनिक माहौल है ज़्यादातर जानवरों के लिए। अब हाइपोटोनिक माहौल है, उसमें रहने के लिए अगर तो जानवर है, ओस्मो कन्फर्मर मोस्टली होते ही समुद्री पानी में। दरियाई पानी, ये जो फ्रेश वाटर है ये दरियाई पानी है, नहरी पानी है, झीलें वगैरह जो। तो फ्रेश वाटर जानदारों के लिए हाइपोटोनिक होता है। तो हाइपोटोनिक में क्या होता है कि जानदार को एडजस्टमेंट करनी पड़ती है कि वो पानी खारिज करे। उधर साल्ट ज़्यादा थे, मरीन इन्वायरमेंट में तो साल्ट खारिज करते थे, यहाँ पानी ज़्यादा है मरीन इन्वायरमेंट में तो पानी खारिज करना। जो यूनिसेलर जानदार हैं, 7वां चैप्टर आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, सिलिएट्स वगैरह, इस तरह अमीबा वगैरह, जूफ्लैजिलेट्स, ये जो यूनिसेलर जानदार होते हैं इनके अंदर कईयों के अंदर तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं जो एक्स्ट्रा पानी खारिज करते हैं। जो फ़िशेज़ हैं एज़ कम्पेयर टू मेरीन फ़िशेज़, जो फ्रेश वाटर फ़िशेज़ हैं वो डिल्यूट यूरिन पैदा करती हैं। उधर हमने अभी बात की कि कंसनट्रेटेड यूरिन है, तो यहाँ डिल्यूट यूरिन पैदा होती है। अब डिल्यूट यूरिन से फ़ायदा क्या होता है, पानी खारिज होता है और साल्ट बच जाते हैं। ये नीचे एक तस्वीर बनाई हुई है, अगर आप इस तस्वीर को गौर से समझें, इस तस्वीर में उन्होंने दिखाया एक तरफ फ्रेश वाटर, लेफ़्ट साइड पे फ्रेश वाटर फ़िश है, ऊपर लिखा है फ्रेश वाटर टिलियोस्ट एंड मेरीन टिलियोस्ट, ये फ़िशेज़ हैं। अब फ्रेश वाटर टिलियोस्ट जो हैं इसको अगर आप गौर से देखें, कुछ एरोज़ रेड कलर के हैं, कुछ ब्लू कलर के हैं। अब देखें, रेड कलर का मतलब सलूट्स हैं और ब्लू कलर का मतलब वाटर है। अब देखें, अगर आप सिर्फ लेफ़्ट वाली फ़िश को देखें तो उसमें देखें कि स्किन जो है ऊपर लिखा डिफ्यूजन थ्रू स्किन, यानी साल्ट बॉडी से बाहर जाते हैं, पानी अंदर आता है। डिफ्यूजन का मतलब ज़्यादा से कम की तरफ, ज़ाहिर है फ्रेश वाटर है, बाहर पानी ज़्यादा है तो नीला एरो अंदर की तरफ है ना। और गिल्स की तरह आँख के पीछे वाला हिस्सा जहाँ पे गिल्स हैं वहाँ पे भी आप देखें कि पानी अंदर आ रहा है, नीला एरो अंदर है, लाल एरो बाहर है। तो फिर इनको करना क्या पड़ता है कि गिल्स के ज़रिए इनको साल्ट जज़ब करने पड़ते हैं, क्योंकि माहौल में साल्ट कम है, पानी ज़्यादा है, पानी अंदर आ रहा है, साल्ट बाहर जा रहे हैं, तो इनको साल्ट लेने पड़ते हैं। और पीछे से देखें उन्होंने एक एरो, डबल एरो है, रेड एंड ब्लू को मिक्स करके उधर लिखा हुआ है डिल्यूट यूरिन। तो डिल्यूट यूरिन पैदा करते हैं, उसमें क्या होता है, साल्ट भी हैं, पानी भी है, पर वहाँ पे पानी ज़्यादा है, साल्ट कम है, इसलिए डिल्यूट का मतलब। एज़ कम्पेयर टू मेरीन फ़िश, मेरीन फ़िश में भी यही काम हो रहे हैं, पर उलट है। इधर देखें, स्किन के ज़रिए जो डिफ्यूजन है, रेड एरो अंदर है, ब्लू एरो बाहर है, यानी पानी बाहर जाता है और साल्ट अंदर आते हैं। तो फिर अब इनको क्या करना पड़ेगा, इनको कंसनट्रेटेड यूरिन पैदा करनी पड़ेगी। तो मेरीन वाटर की फ़िश के नीचे लिखा कंसनट्रेटेड यूरिन, यानी ये साल्ट ज़्यादा खारिज करेंगे, पानी कम। इधर इन्होंने लिखा था गिल्स जो फ्रेश वाटर वाली में लेफ़्ट साइड पे एक्टिव अपटेक, उधर लिखा एक्टिव सेक्रीशन। क्यों? क्योंकि इनके गिल्स फ्रेश वाटर वाले साल्ट जज़ब करते हैं पर मेरीन वाटर वाली साल्ट खारिज करती है। अब अगर आप माउथ की तरफ देखें तो फ्रेश वाटर के माउथ के बाहर लिखा हुआ फूड और मेरीन वाटर वाली पे फूड भी लिखा हुआ है सी वाटर में। मेरीन वाटर वाली खुराक भी खाती हैं, पानी पीती भी हैं। क्यों पीती हैं? क्योंकि उनके इर्द गिर्द नमकियात ज़्यादा है, वो पानी पीकर उसमें से पानी बॉडी में रख लेती हैं और नमकियात पेशाब के ज़रिए खारिज करती रहती हैं। और फ्रेश वाटर वालों को पानी पीने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत? क्योंकि उनकी स्किन से डिफ्यूज़ होता रहता है। समंदरी वालों को पानी पीने की ज़रूरत है क्योंकि उनकी स्किन से खारिज होता रहता है, इसलिए उनके अंदर पानी की किल्लत रहती है, इसलिए उन्हें पानी पीना पड़ता है। और फ्रेश वाटर फिशेस को पानी पीने की ज़रूरत ही नहीं, उनकी बॉडी में आता रहता है। तो ये एक छोटा सा कंपैरिजन था। नेक्स्ट जो है वो थर्ड इन्वायरमेंट है, वो है टेरेस्ट्रियल। ये हमारी इन्वायरमेंट है, इसमें हमें इंसान भी शामिल हैं। तो ये एनिमल्स जो हैं ये खुश्की पे रहते हैं, इनको खुश्की का सामना है। तो ज़ाहिर है जो जानदार रहता ही खुश्की पे है, फिर वो क्या करेगा, वो पानी को कंजर्व करता है। अब पहला पॉइंट क्या है, स्किन ऑफ आर्थ्रो। अब इन जानवरों में क्या होता है, इनकी जो स्किन है, जैसे आर्थ्रोपोड्स की उन्होंने मिसाल दी है कि इनके एग्जो, ये यानी अब जैसे अब आपके जहन में ना प्लांट्स वाला ज़ीरोफाइट्स आने चाहिए। ज़ीरोफाइट्स में हमने कहा था उनके अंदर थिक क्यूटिकल है, पत्ते मोटे मोटे हैं,
वो वाटर लॉस कम करना चाहते हैं। तो ये एनिमल्स भी उन्हीं प्लांट्स की तरह ये भी खुश्की पे रहने वाले हैं, ये भी पानी कम लॉस करना चाहते हैं। तो इनकी स्किन में वाटर लॉस कम के लिए एक्सोस्केलेटन होता है, आर्थ्रोपोड्स, ये हशरात वगैरह, ठीक। फिर कई एनिमल्स की जो स्किन है, जिसमें हम भी शामिल हैं, हमारी स्किन जो है थिक है, उसमें कैराटिनाइज्ड सेल्स हैं, ये भी वाटर लॉस को बचाते हैं। थर्ड पॉइंट में लिखा है कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो रेगिस्तानी इलाकों में, जैसे उन्होंने मिसाल दी कैंगेरू रैट्स। ये कैंगरू नहीं है, कुछ बच्चे इसको कैंगरू समझ लेते हैं या कुछ बच्चे इसको नॉर्मल चूहा समझ लेते हैं। ये वो नहीं है, ये कैंगेरू रैट, ये एक रैट की किस्म है। ये रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। इसके कानदार लंबे लंबे कैंगरू की तरह होते हैं, इस वजह से इसको कैंगरू रैट कहते हैं। तो ये चूहे ज़ाहिर है खुश्की में रहते हैं, तो ये क्या करते हैं, इनको पानी कहाँ से मिलता है, ये ना जो डेजर्ट प्लांट्स हैं उनके बीज खाते हैं। बीजों के अंदर आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में 4th चैप्टर में, ग्लाइकोजिसोम्स के बीजों के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का जब मेटाबॉलिज्म होता है उससे पानी बनता है। आपने ये रेस्पिरेशन वाले चैप्टर 11 चैप्टर में पढ़ा था। ग्लूकोज की जैसे फोटोसिंथेसिस में CO2 और H2O मिलकर ग्लूकोज बनता है, और उसी ग्लूकोज की जब ब्रेकडाउन होती है तो उससे CO2 और H2O बनता है। तो इनको अगर पानी ना मिले तो ये बीज खाएंगे, तो बीजों के मेटाबॉलिज्म से पानी बन जाता है। तो ज़्यादातर एनिमल्स क्या करते हैं, पानी को बचाने की कोशिश करते हैं, तो इनके अंदर कंसनट्रेटेड यूरिन ज़्यादा बनती है। पर आखिर में है कि कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं, पर वो कुछ हैं, सारे नहीं, कि वो डिहाइड्रेशन को बियर भी कर सकते हैं, टॉलरेट भी कर सकते हैं, बर्दाश्त भी कर सकते हैं। इस खसूसियत को कहते हैं एनहाइड्रोबायोसिस। ये खसूसियत सारे जानवरों में नहीं पाई जाती। ये कुछ गिने चुने जानदार हैं, उसमें एक फाइलम है नीमाटोडा, उसके कुछ जानदार हैं। ये उसी तरह की खसूसियत है। अगर आपके जहन में हो बैक्टीरिया, अगर आपके जहन में हो प्लांट्स, आपने पढ़ा था कि इनके अंदर स्पोर्स बनते हैं और स्पोर्स अनफेवरेबल कंडीशन को गुजारने में मदद देते हैं। इस तरह ये एनिमल स्पोर तो नहीं बनाते, लेकिन ये एनिमल खुद खुश्क हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। जैसे किसी पौधे का बीज है या किसी पौधे का स्पोर है, वो खुश्क है, ड्राई है, जब तक उसको पानी नमकियात नहीं मिलते वो जर्मिनेट नहीं करता। तो इस तरह ये एनिमल्स भी अपने आप को एक ऐसी एक्टिविटी में ले जाते हैं, एक ऐसी हालत में ले जाते हैं कि ये समझ लो ऐसे लगता है जैसे डेड हो चुके हैं, लेकिन वो डेड नहीं होते, इनएक्टिव होते हैं, बस पानी का वेट कर रहे होते हैं, और जब उनको पानी मिल जाता है ये फिर से एक्टिव हो जाते हैं। तो इस खसूसियत कहते हैं हम एनहाइड्रोबायोसिस। ये नीमाटोड्स में है और टार्जीग्रेड्स एनिमल्स का ग्रुप है, उनमें पाई जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ड्राउट हो, पानी ना हो, फिर ये इस हालत में, नहीं तो रहते तो ये एक्टिव है हमेशा, लेकिन जब पानी बिल्कुल ना हो तो फिर इनको ये काम करना पड़ता है। ये अक्सर बुक्स में आप पढ़ेंगे इल्मी ट्रेंड वगैरह, उधर मिसाल कैंगरू रैट की दी हुई है एनहाइड्रोबायोसिस। कैंगरू रैट बर्दाश्त ही नहीं कर पाता भाई। अगर वो बर्दाश्त कर पाता फिर उसको बीज खाने की भी ज़रूरत नहीं थी। जो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा तो बीज खाता है ताकि पानी उनको मिल जाए बीजों के मेटाबॉलिज्म से। ये एनिमल बर्दाश्त कर लेते हैं, पानी नहीं मिल रहा तो कोई नहीं, जैसे समझ लो कि जो है वो इनको पानी मिल ही नहीं रहा, इनको फूड मिल ही नहीं रहा, तो ये अनफेवरेबल कंडीशन है, तो ये इनएक्टिव हो गए। जब पानी मिलेगा ये फिर से एक्टिव हो जाएंगे। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, ये अब इख्तिताम पजीर हुआ। इसमें हमने पढ़ा कि कैसे ओस्मो रेगुलेशन एनिमल्स होती है। 2 तरह के एनिमल्स हैं, ओस्मो कन्फर्मर, ओस्मो रेगुलेटेड। मुख्तलिफ एनवायरनमेंट्स पढ़ी, फ्रेश वाटर वगैरह, मरीन वाटर और टेरेस्ट्रियल। इसको आप गौर से पढ़ें, इसको समझें, इसको लेक्चर को सुने बार बार रिपीट करके। किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।